जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संसद में इस हफ्ते दो विषयों पर चर्चा हुई और दोनों में ही कांग्रेस की कमजोरी खुल खुल कर सामने आ गई और राहुल गांधी की गिरती हुई स्थिति साफ दिख गई। पहली चर्चा वंदे मातरम पर हुई, जिसमें राहुल गांधी बोलने तक की हिम्मत नहीं कर पाए, कोई संबोधन नहीं किया और प्रियंका वाड्रा को आगे कर दिया क्योंकि विषय कठिन था। और राहुल गांधी हिंदी में वंदे मातरम शब्द बोलते हुए कहीं लड़खड़ा जाते, कुछ एक शब्द बोलते हुए इधर उधर हो जाते तो घोर फजीहत हो जाती। लेकिन ये तो एक छोटा कारण है, पर बड़ा कारण ये रहा कि विषय कठिन था, कांग्रेस के ऊपर बहुत आरोप थे इस मामले में और राहुल गांधी किस किस का जवाब देते प्रियंका वाड्रा को मुश्किल स्थितियों में डाल दिया। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह से चर्चा थी कि राहुल गांधी सबसे पहले बोलेंगे, चुनाव सुधार का मुद्दा है, इतने दिनों से वोट चोरी एसआईआर को गालियां दे रहे हैं, गद्दी छोड़ के आरोप के नारे लगा रहे हैं, तो आएंगे सबसे पहले सुबह सुबह वही बोलेंगे। जब सदन में सत्ता पक्ष चर्चा की शुरुआत करता है, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को वहां से बोलना होता है। लेकिन सुबह 11 बजे के बाद 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, राहुल गांधी गायब। नेता पर नेता बोल रहे हैं, सांसद पर सांसद बोल रहे हैं, लेकिन यहां कोई नहीं। शुरुआत किसने की? मनीष तिवारी ने। मनीष तिवारी जो बागी हो रखे हैं आजकल, जो जिन्होंने ट्वीट किया था अभी इसी साल, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, यानी कि उनको भारत की बात कहने से रोका जा रहा था भारत के पक्ष में। तो ये तंज कसते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट किया था एक्स पर। अब इस बार मनीष तिवारी को ही चर्चा के लिए भेज दिया शुरू करने, जबकि इनके पास सदन में विपक्ष के उपनेता हैं, यानी कि गौरव गोगोई है, जिन्होंने कल शुरुआत की थी। लेकिन आज मनीष तिवारी अचानक से फ्रंट पर आ गए। राहुल गांधी 4 बजे आए, कई नेताओं के निकल जाने के बाद, और इसकी चर्चा भी हुई कि आखिर इतने बाद में राहुल गांधी क्यों आए। इस बार वो भी पैंट टी शर्ट में नहीं आए थे, सर बड़ा कुर्ता पजामा पहनकर आए हुए थे। आखिर क्यों राहुल गांधी ने पीछे धकेला खुद को और मनीष तिवारी को आगे किया? इसकी 2 वजह है। राहुल गांधी शुरुआत में आने से इनको डर लग गया कि आकर जब मैं बोलूंगा इस विषय पर, चुनाव सुधार का विषय, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं। ये कांग्रेस भी जानती है और जिस तरह से बार बार इन्हें पहले भी टोका गया है कि आप यहाँ कोई बात बोलते हैं तो तथ्य रखिए, कागज दिखाइए प्रिविलेज कमेटी का, वरना नोटिस इनके पास पहुंच जाता है। तो इनको ये डर था कि यहाँ पर अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं बोल सकते हैं कि इतने वोटों की चोरी हो गई, इतने वोट कट गए, हमारे ही कटे, आपके कटे। इसका सबूत देना पड़ेगा कि ये जो डिलीट वोट हुए या जो एक्स्ट्रा वोट गए वो बीजेपी के थे, ये डिलीट हुए वो आपके थे। इन्हें बहुत सोच समझ कर बोलना था, और अगर कुछ गलत बोलते तो फिर भाजपा के जो नेता है, उसके बाद एक लंबी लिस्ट थी भाजपा के नेताओं के बोलने की, जिसमें बाद में अमित शाह को बोलना था, लेकिन उससे पहले बीजेपी के और बड़े नेताओं को बोलना था, जिनमें निशिकांत दुबे ने इनको बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दिए हैं, जिसकी चर्चा भी खूब है। तो राहुल गांधी को लगा कि अगर पहले बोल के निकल जाएंगे तो फिर उनके एक एक बयान को धोया जाएगा, पकड़ के खींचा जाएगा, पड़ताल की जाएगी, अंत में जो भी बोलेगा उसकी बात तो अलग है। पीएम मोदी, अमित शाह जैसे नेता, वो तो अपनी मर्यादा में ही बोलेंगे, सीमित बोलेंगे, उनको तो और बड़ी बातें कहनी होती हैं। लेकिन आप दूसरे नेताओं का क्या करेंगे? अब अनुराग ठाकुर हैं, निशिकांत दुबे हैं, ये तो बाल की खाल निकाल देते हैं और इनके लिए ऐसी ऐसी बातें सीधे सीधे टारगेट करते हैं, साफ साफ बातें कह देते हैं, तो जिससे बहुत फजीहत हो जाती है इनके लिए। वो सीधे इनके परिवार की मनमानी, तानाशाही, परिवारवाद और किस तरह से राजा साहिब ये लोग बन के बैठे हुए थे, वो साफ बताते हैं। दूसरा देखिए, इनकी वजह ये थी कि पार्टी में हो रहे हैं जबरदस्त झगड़े, बड़े नेता विद्रोह पे उतर आए हैं। मनीष तिवारी, जैसा कि मैंने बताया, वो भी बागी रुख वाले हैं। शशि थरूर, वो तो जबरदस्त राहुल गांधी के खिलाफ हो गए, कांग्रेस की बैठकों में नहीं जाते। अभी वो यहाँ नहीं थे, वो केरल में है, वहां पे निकाय चुनाव में उनको वोट डालना था तो वहां गए हुए हैं। यहाँ पर अब इकट्ठा हो रहा है एक गुट, जो कि ये राहुल गांधी के खिलाफ उठ रहा है, और जिस तरह से बिहार चुनाव ये लोग हारे हैं उससे और सवाल उठ रहे हैं। राशिद अल्वी ने नेतृत्व परिवर्तन की बात कर दी, वरिष्ठ नेता ही है, प्रियंका वाड्रा का नाम लिया। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी रणनीति क्या होती है कि अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ 2-4 नेता इकट्ठा होने लगे, समूह बनाने लगे, तो तोड़फोड़ कर दो, कुछ एक को उसमें से खिसका लो। जैसे G23 ग्रुप बना था और राहुल गांधी को हटाने की बात हुई थी, जिसमें कई बड़े नेता थे, अब तो कई तो चले गए हैं कांग्रेस से। लेकिन उसको तोड़ने के लिए क्या किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आज
बगल में घूमते फिरते हैं राहुल गांधी के, दीपेंद्र हुड्डा दोस्त बने फिरते हैं, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 में थे। लेकिन सोनिया गांधी ने बुलाया और उन्हें कहा कि हरियाणा की कमान देंगे। उसके बाद से भरपूर कमान दे दी हरियाणा की, और फिर जो भूपेंद्र हुड्डा थे वो राहुल गांधी का गाना गाने लगे। लेकिन अब हरियाणा का हाल देखिए कि कमान देने से हुआ क्या कि और विरोध पनप गया। अब वहां पर सुरजेवाला, वहां पर कुमारी शैलजा, ये अलग विरोधी गुट बना के बैठे हुए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह भी शामिल है। तो यहाँ इनके इस काम से वहां पर विद्रोह हो गया। अब दूसरा इन्होंने मुकुल वासनिक को बुलाया था महाराष्ट्र से, उनको भी कहा कि कुछ नेताओं को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ तो अब बेकार ही हो गए हैं, कुछ को हम मौके देना चाहते हैं। मुकुल वासनिक को बुलाया, लेकिन महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान जैसे नेता हैं वो अलग खेमे में हो गए। तो अब इन्होंने जो उस वक्त G23 को तो तोड़ दिया, लेकिन धीरे धीरे और विरोधी नेता खड़े होते गए और एक समूह बनता गया। और जब जब हार होती है, जब जब कांग्रेस नुकसान में आती है, तो ये सारे नेता एक सुर में आवाज उठाते हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है और पुराने नेताओं को इग्नोर करने की बात होती है। लेकिन अब ये मजबूर हो गए हैं, इसलिए मनीष तिवारी को मौका दिया कि फिर इस समूह को तोड़ा जाए। और जब राहुल गांधी सबके बावजूद, इतनी तिगड़म लगाने के बावजूद भी बोलने आए, तो भी उनको शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ा। क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने भाषण को चुनाव सुधार से इतर तरह तरह घुमा दिया। गोडसे पर ले आए, आरएसएस पर ले आए, शुरुआत की ताने बाने से, साड़ियों से शुरुआत की कि एक एक धागा जब आपस में गुथता है तो वो हमें सुरक्षा देता है, शरीर ढकता है। उसी तरह से जो सब देश है उसमें अलग अलग संस्थाएं हैं और वहां पर वो सब एकजुट होती है तो देश की सुरक्षा होती है, देश आगे बढ़ता है। कहने का लब्बो लुआब ये था। लेकिन इन्होंने उसको इतना लंबा खींचा कि शुरुआत की, पहले तो यही समझाया, फिर उसके बाद ये आरएसएस गोडसे पर आ गए और आरएसएस हर जगह कब्जा करना चाहता है। फिर शैक्षणिक संस्थानों की बात करने लगे, जिसके बाद इनको टोका गया। इनको टोका किरण रिजिजू ने और स्पीकर के जरिए बात पहुंचाई कि इनको अगर चुनाव सुधार पर बोलना है बोले, हम इनके लिए इंतजार कर रहे हैं भाई, बोले, अपने सुझाव दें। ये कहाँ इधर उधर गोडसे आरएसएस पर बोल रहे हैं जिसका चुनाव से लेना देना नहीं है। तो इनको जब टोका गया और साफ तौर पर आपत्ति जाहिर की गई, एक तो आरएसएस, वहां पर कोई आरएसएस से वहां पर है नहीं, फिर गोडसे की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यहां तक ये सब साबित हो चुका है कि आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ये खुद साबित नहीं कर पाई, बैन लगा के खुद ये बैन हटाना पड़ा। तो जब आरएसएस का कोई लिंक ही नहीं है गोडसे से, अब यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कोई लिंक नहीं है, गोडसे की उनकी अपनी मर्जी थी, उन्होंने जो किया, तो आप बार बार जोड़कर एक संगठन को बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल इनके विषय से भटकने को लेकर थे, जिसके बाद राहुल गांधी खींच गए, बुरी तरह खींच गए और उन्होंने अपना ये पूरा समराइज किया कि मैं क्या बताना चाहता हूं, कि मैं एक जो धागे और उनके गुथे हुए धागे के जरिए जो सुरक्षा मिलती है, तो मैं उसे संस्थानों में जो सेंध लग रही है उसको मैं चुनावी संस्थान तक लाना चाहता हूं और उसी का मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। ये उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा और फिर उन्होंने डायरेक्ट अपनी बात को उठाकर चुनाव आयोग तक लाए। चुनाव आयोग पर वही घिसे पिटे आरोप लगाए कि वोट चोरी हो रही है, डुप्लीकेसी है, और चुनाव आयोग जो है मशीन रीडेबल लिस्ट हमें नहीं देता है, डिजिटल फुटेज नहीं देता है। और एक इन्होंने ऐसा सवाल उठाया जिस पर इन्हें बाद में निशिकांत दुबे ने खूब जो है आईना दिखा दिया। इन्होंने सवाल उठाया कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो चुनाव आयुक्त है, उनकी नियुक्ति में जो पैनल होता है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं और कोई मंत्री होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें सीजेआई होने चाहिए थे, तो आपने सीजेआई को क्यों हटाया, आपको उन्हें क्या, आपको सीजेआई से समस्या है? ये बातें इन्होंने कहीं सरकार पर आरोप लगाया। लेकिन जब इनके बाद निशिकांत दुबे को बोलना था, उन्होंने बताया इन्हें, राहुल गांधी को, कि आपकी सरकार में क्या होता था 1950 से लेकर 2014 तक। तब आपके प्रधानमंत्री उंगली रख के चुनाव करते थे कि कौन से अधिकारी को चुनाव आयुक्त बनाना है। ये जो कमेटी बनी है चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए 2014 के बाद बनी है, उससे पहले तो कमेटी भी नहीं थी, सिर्फ सत्ताधारी पक्ष चुनता था, सत्ताधारी पार्टी चुनती थी कि किसको चुनाव आयुक्त बनाना है, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने बोला कि आप आज कम से कम मीटिंग में होते हैं, आप अगर तैयार नहीं होते हैं, आप सहमत नहीं होते हैं, तो आप एक डिसेंट नोट लिख सकते हैं जिसमें आप अपनी आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आपके जमाने में क्या होता था, नेता प्रतिपक्ष को अखबारों से पता चलता था कौन चुनाव आयुक्त बन गया। और जब एलके आडवाणी ने पूछा था इसको लेकर, तो आपकी तरफ से जवाब आया था
कि चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए उसमें विपक्ष के शामिल होने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने कार्यकाल में तो आप किसी को नहीं पूछेंगे और दूसरों के कार्यकाल में आपको सब लोग शामिल चाहिए, क्योंकि आपको विवाद खड़े करने हैं। आपको किसी भी पद पर नियुक्ति ढंग से करने होने नहीं देनी है, उसको विवादित बनाना है, आपत्ति जाहिर करनी है। इसीलिए इनको चाहिए ऐसे लोग कि वहां पर जो इनके पक्ष में बोल सके। अब वो चाहे कोई भी हो, इन्हें लगता है कि शायद सीजेआई इनके पक्ष में बोल देंगे, वो भी जरूरी नहीं है, हो सकता है सीजेआई प्रधानमंत्री से सहमति रखे। राहुल गांधी को सीजेआई से शायद इस तरह की उम्मीद होगी कि वो इनके पक्ष में जाएंगे और इनकी बोली बोलेंगे, ये तो इनका अपना बायस है। लेकिन आपकी सरकार ने तो ये भी नहीं किया था। यहाँ तो निशिकांत दुबे ने जैसे बताया एमएस गिल की बात की, उन्होंने नवीन चावला की बात की कि नवीन चावला उनको इसीलिए बना दिया गया कि मदर टेरेसा पर इन्होंने किताब लिखी थी। वो तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक के अधिकारी नहीं बन पाए थे और वो उनका कद उस तरह का नहीं था जिस तरह से उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया। इसी तरह से एमएस गिल की उन्होंने बात की कि उन्होंने कांग्रेस को उनसे फायदा हुआ है, उन्होंने मदद की है कांग्रेस की, इसीलिए उनको बनाया गया। ये सारी बातें निशिकांत दुबे ने बताई कि कैसे कांग्रेस में मनमानी होती थी और चुनाव आयुक्त वो होता था जो कांग्रेस को पसंद आता था, जो यहाँ पर इनकी पार्टी अध्यक्ष को पसंद आता था, वो चुनाव आयुक्त बनाया जाता था, कोई कमेटी ही नहीं थी। तो अब राहुल गांधी जवाब दे कि जब आपको इतनी पारदर्शिता की पड़ी है, आपको लगता है कि नहीं नहीं सत्ता पक्ष तो गलत ही आदमी को चुनेगा, हम ही सही चुन सकते हैं, सीजेआई होने चाहिए, तो आपके समय पे कमेटी क्यों नहीं बनी? और ये बात सिर्फ राजीव गांधी तक की नहीं, जब ये कहे मैं तो बच्चा था, ये तो तब की बात भी है जब 2004 में आप सांसद बनने आ गए थे, सुपर पीएम बन के घूम रहे थे, आपकी माताजी सुपर डुपर पीएम बनी हुई थी, तब आपने क्यों नहीं कोई कमेटी बना दी चुनाव आयुक्त के चयन के लिए? नहीं बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जो तानाशाही की है, कांग्रेस ने जो मनमर्जियां की है, उसकी पोल खुलती है तो राहुल गांधी संसद से भाग लेते हैं, कांग्रेसियों का मुंह बंद हो जाता है। इन्हें लगता है कि भारत आज ही से शुरू हुआ है, 2014 से यहाँ पे राजनीति, यहाँ पे सरकारें आज ही से शुरू हुई है, ये आज के लोगों को ये बरगला लेंगे वर्तमान की बात करके। लेकिन संसद है, सबको बोलने का मौका मिलता है, तो कांग्रेस की भी खूब पोल पट्टी खुलती है। और इस पर पहले भी राहुल गांधी घिर चुके हैं, ये पिछली बार भी इस पर घिरे थे, लेकिन फिर से इन्होंने दोबारा यही मुद्दा उठाया है। तो कुल मिलाकर नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो गई कि इन्होंने हंगामा तो ऐसा किया था कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, हमें बात करनी है, लेकिन जब राहुल गांधी बोलने आए तो उसमें घिसी पिटी बातों के अलावा और कुछ नहीं था। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।